हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ बोरोन। कंपाउंड ऑफ बोरोन। कल बेसिकली हमने कौन कौन से कंपाउंड पढ़ लिए थे बोरोन के। एक तो हमने B2H6 पढ़ लिया था और दूसरा हमने पढ़ लिया था बोरेक्स। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। तीसरा कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3 H3BO3 प्लस, या फिर हम लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस। ये ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो सपोज बोरोन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इससे, थर्ड हाइड्रोजन इधर। इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली प्रेजेंट होगी। तो इतनी बात समझ में आई। अब चलो हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कि ये कैसे बनता है। प्रिपरेशन में सबसे पहले हम क्या लेंगे? Na2B4O7 प्लस H2SO4 और 5 वाटर के मॉलिक्यूल। तो इधर से क्या बन के आएगा? ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 कितने? B4 हैं, मतलब 4 ऑर्थोबोरिक एसिड बनेंगे प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा। तो आई थिंक तुमको ये स्लाइड चमक गई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ हीटिंग, इफेक्ट ऑफ हीट देखेंगे इसी में। इफेक्ट ऑफ हीट देखेंगे। बेसिकली इफेक्ट ऑफ हीट देखेंगे। अब सबसे पहले हम लेंगे ऑर्थोबोरिक H3BO3। अगर इसको हम H3BO3 को अगर हम हीट कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, HBO2 बनेगा इधर। इसको बोलेंगे मेटाबोरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? मेटाबोरिक एसिड। और प्लस क्या बनेगा? वाटर। और मेटाबोरिक एसिड HBO2 को अगर हीट करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस पे, 160 डिग्री सेल्सियस पे, तो इधर निकल के आएगा H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड। इसका नाम क्या है? टेट्राबोरिक एसिड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स भी निकलेंगे इसमें। बेसिकली ये 4 मॉलिक्यूल लिए हैं इसके हमने। अगर हम टेट्राबोरिक एसिड, बेसिकली टेट्राबोरिक एसिड को हीट करेंगे H2B4O7। अगर हम इसको रेड हीट करते हैं, जैसे ही हीट करेंगे तो इधर से फाइनली निकल के क्या आने वाला है? तो B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड निकल के आएगा प्लस वाटर तो सभी में निकल रहा है। तो बेसिकली इफेक्ट ऑफ हीटिंग है। अब देखना, ऑर्थोबोरिक एसिड मतलब कोल्ड वाटर में लेस सॉल्यूबल होता है, जबकि हॉट वाटर में ये ज्यादा सॉल्यूबल होता है। ऐसा क्यों? ऑर्थोबोरिक एसिड नोट लिखो। ऑर्थोबोरिक एसिड इज less soluble in cold water and more soluble in hot water। ऐसा क्यों? हॉट वाटर में बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी। क्या होने लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इधर हॉट वाटर में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से
हॉट वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट अकरिंग। चलो इतनी बात तुमको चमक गई होगी। अब हम एक चीज और समझ रहे हैं, बेसिकली ऑर्थोबोरिक एसिड। ये हाइड्रोजन ऑर्थोबोरिक एसिड का भी हमने फॉर्मूला, ऑर्थोबोरिक हमने एसिड बनाया था, तो उसमें बेसिकली 6 सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन थे, 6 सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन उसके बोरोन के पास। तो मतलब इतना तो कंफर्म है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लेकिन हमने बचपन में पढ़ा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन हमने बचपन में पढ़ा है कि इसका एन फैक्टर 1 होता है, तो जब ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये देगा क्या, तो वो समझ रहे हैं अब हम, देगा क्या। तो बेसिकली ये वाटर से OH का आयन OH के लोन पेयर ले लेता है, OH आयन से लोन पेयर ले लेता है और वाटर का H+ दे देता है। तो देखो क्या कैसे होता है ये सब। तो बेसिकली वाटर H+ और OH- में टूटता है। तो बोरिक एसिड ये है, बोरिक एसिड। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये इसके लोन पेयर क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इसका जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, बेसिकली एक्सेप्ट कर लेता है और कंपाउंड क्या बना देता है, BOH निगेटिव, और इधर से H+ को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। बेसिकली ये कर क्या देता है, बेसिकली ये H+ कहाँ किसका है, ये H+ किसका है, ऑर्थोबोरिक एसिड नहीं दिया अपने H+, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है ये, क्योंकि ये लोन पेयर किसका एक्सेप्ट कर रहा है, OH का। और ये बेसिकली इसका एन फैक्टर 1 इसलिए है क्योंकि ये अपना H+ नहीं दे रहा है, ये वाटर का H+ दे रहा है। तो मतलब इसको क्या लिखेंगे, ये इसका एन फैक्टर कितना होता है, एन फैक्टर बताओ। एन फैक्टर इसका बेसिकली 1 होता है, ये हमने बचपन में पढ़ा है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या वीक मोनोबेसिक एसिड कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, वीक मोनोबेसिक एसिड। और ये बेसिकली तीसरी बात इसकी, तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नॉन प्रोटिक एसिड है। नॉन प्रोटिक एसिड मतलब अपना कुछ नहीं दे रहा है, नॉन प्रोटोनिक एसिड। ये बेसिकली वाटर का H+ दे रहा है इधर, और बेसिकली लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों लुईस एसिड, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, ये बेसिकली लुईस एसिड की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर, क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर। इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर। इतनी बात तुमको चमक गई होगी, आई थिंक इतनी बात तुमको चमकी होगी। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे एनामिलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन। ये कुछ अपने पूरे ग्रुप से, मतलब पूरे ग्रुप में ये अब थोड़ी हटके प्रॉपर्टीज दिखाता है। इसी एनामिलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन, एनामिलस प्रॉपर्टी, एनामिलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन बेसिकली पढ़ रहे हैं। क्यों ये एनामिलस प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, सबसे पहला पॉइंट, ये बेसिकली इसका साइज सबसे स्मॉल होता है। पहला इसका रीजन क्या है, स्मॉल साइज, ये स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज। दूसरा हाई एन होता है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तीसरी बात, इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। बेसिकली इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो बेसिकली अब एक स्टार पॉइंट, मतलब एक पॉइंट लो, BH3
कैन नॉट एग्जिस्ट, अभी मैं समझाऊंगा, एग्जिस्ट इन फ्री आयंस इन फॉर्म ऑफ फ्री आयन। क्यों? बेसिकली इसका रीजन सुनो, B+3 आयन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब B+3 आयन ये पहली बात तो ये क्या है, बेसिकली बोरोन नॉन मेटल है, इसकी टेंडेंसी क्या है, लोन पेयर एक्सेप्ट करने की, मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट करने की या डोनेट करने की, तो ये मेटल नहीं है, तो इसलिए लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं, जबकि इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। तो बेसिकली इसका स्मॉल साइज होने की वजह से, स्मॉल साइज होने की वजह से फ्री आयंस में एग्जिस्ट नहीं करता। और बेसिकली ये क्या है, नॉन मेटल ही तो है, नॉन मेटल, तो मैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है कि इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो, वो तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठा रहता है। तो और जबकि BF3 एग्जिस्ट करता है, क्यों BF3 एग्जिस्ट क्यों करता है? BF3 बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। इसकी कोवेलेंसी कितनी होती है, अरे ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +3, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +3। तो अब एक और पॉइंट लिखो, बी, अब बताओ BF6 ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं? ये बेसिकली डू नॉट एग्जिस्ट। इसका रीजन बताओ, इसका रीजन क्या है? बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। और जबकि AlF6-3 ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ये क्या करता है, एग्जिस्ट। इसका रीजन क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है। चलो इधर बोरोन फैमिली इधर कंप्लीट हुई है फाइनली। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैमिली की तरफ, अब कार्बन फैमिली की तरफ, ग्रुप 14 की तरफ बढ़ रहे हैं, कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, इसकी सबसे पहले क्या, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो NH2 NP2, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। अब देखो, कार्बन काशी गए संत प्रभु, यही तो होता है, काशी गए संत प्रभु, ग्रुप 14 के एलिमेंट काशी गए संत प्रभु। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखना बताया था। बेसिकली इसमें sp भरे जाएगा, इधर d आ जाता है, सेकंड थर्ड पीरियड में d आ जाता है, लेकिन sp ही भरेंगे, इसमें sdp भरेंगे, इसमें sdp, और इधर sfdp। अब बस भरना है सिंपली। एक कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का। इससे पहले वाली इनर्ट गैस क्या है, हीलियम कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, तो 2s2 2p2। हेमा नीलम 3s2 3p2, हेमा नीलम और 4s2। अब देखो डी भी भरेगा, 3d10 पेनल्टीमेट सेल 4p2, हेमा नीलम और करीना 5s2 4d10 5p2, करीना जी 6s2, अब एंटी पेनल्टीमेट सेल एफ भी आ जाएगा, तो 6s2 6p2, और इसका
एंटी पेनल्टीमेट सेल लिखो पहले पेनल्टीमेट सेल 5d10, फिर एंटी पेनल्टीमेट सेल पे जाओ 4f14। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जनरल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह लिखते हैं ग्रुप 14 की, कार्बन नाइट काशी गए संत प्रभु की। तो इतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको समझ में आ गई होगी। ये मैं पिछले बार भी अच्छे से बताया था, इस बार भी अच्छे से बताया। ये चीज़ें तुमको 3 चीज़ें याद रखनी है कि पहले सेकंड पीरियड में एसपी, थर्ड पीरियड में एसपी, फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड डी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा एफ। अब तुमको जो याद रखनी है बात क्या रखनी है कि अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो। सबसे पहले एटॉमिक साइज देखो, एटॉमिक साइज बेसिकली डाउन द ग्रुप जाने में साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। काशी गए संत प्रभु, अब एटॉमिक साइज में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सीधा सीधा ऑर्डर है। ये तो याद रख सकते हो ना तुम। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, इनवर्स आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। लेकिन काशी गए प्रभु संत इधर एक्सेप्शन क्यों आया? जैसे ही 5th से 6th पीरियड में जाते हैं तो 14f इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ, इसका रीजन लिख रहा हूं, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबसेल इलेक्ट्रॉन, 4f सबसेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब तीसरा फैक्टर हम देखेंगे डेंसिटी बेसिकली डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मास क्या होगा, बेसिकली बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो क्या, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो डेंसिटी का ऑर्डर कुछ ऐसे आता है, ग्रेफाइट, कार्बन की फॉर्म ग्रेफाइट डायमंड, काशी गए संत प्रभु, ये इसका डेंसिटी का ऑर्डर है। इस तरह से याद रखना है तुमको, इस तरह से तुमको याद रखना है। चलो ये स्लाइड भी तुमको चमकी होगी। सिर्फ इसमें आयनाइजेशन में इधर एक बात याद रखनी है कि ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ, क्योंकि जैसे ही हम 5th पीरियड से 6th पीरियड में आते हैं 14f इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 14f इलेक्ट्रॉन। तो ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबसेल, इतनी बात याद रखनी है आयोनाइजेशन एनर्जी में। अब हम एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बेसिकली अब हम देख क्या रहे हैं, एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो सबसे पहला इसका रीजन, एनामलस प्रॉपर्टी कार्बन शो क्यों कर रहा है, पहला रीजन होगा स्मॉल साइज, दूसरा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरी प्रॉपर्टी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई एन, और चौथी एब्सेंस ऑफ एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। देख रहे हैं ना, तो इस कार्बन में बेसिकली एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, बेसिकली इतनी सी बात याद रखनी है।
और मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है? मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 होती है। तो CCl4 एग्जिस्ट करता है, जबकि CCl6 क्या करता है? बट CCl6 -2 डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्रैकेट डी ऑर्बिटल। CCl6 डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इतनी बात चमकी तो देख लो कार्बन का, बेसिकली 2s2 2p2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब बेसिकली एक्साइटेड, एक ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन इसका कूद के कहाँ चला जाएगा? ये 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है इसमें, 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है इसमें। इतनी चीजें चमकी तुमको, तो आगे बढ़ूं और इसकी एनालिसिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ही चल रही है अभी। कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म, कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म पाई बॉन्ड। कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म पाई बॉन्ड बनाता है बेसिकली। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O, तो बेसिकली पाई बॉन्ड बना रहा है ये। तो इतनी बात तुमको समझनी चाहिए। इसको क्या एक चीज प्रॉपर्टी और शो करता है, बेसिकली कैटिनेशन होता क्या है वही समझ लो। कैटिनेशन होता क्या है? कैटिनेशन होता क्या है? लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम टू ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। तो बेसिकली सबसे ज्यादा कार्बन शो करेगा, सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर कासी, गए, सन, फिर वो सबसे ज्यादा कार्बन शो करेगा बेसिकली। तो इतनी बात ये समझ में आया बेसिकली कैटिनेशन क्या होता है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम सन, फिर वो ये बेसिकली सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। तो आई थिंक इतनी बात तुमको चमक गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्शन ऑफ वाटर पे। एक्शन ऑफ वाटर पढ़ेंगे। एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ वाटर देखो। बेसिकली काशी गए, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। काशी गए डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। काशी गए डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। बेसिकली SN ये बेसिकली क्या करता है? वाटर से गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करता है। स्टीम, वाटर किस फॉर्म में? स्टीम के फॉर्म में। और ये क्या बनाता है? ये रिएक्शन करके बनाता है SnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। और बेसिकली लेड का क्या होगा? लेड डू नॉट, ये रिएक्शन क्यों नहीं करता? लेड भी रिएक्शन नहीं करता, क्यों? इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर,
इसका रीजन क्या होगा विथ वाटर? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। इतनी बात तुमको चमकी होगी। एक्शन विथ वाटर तुमको समझ में आ गया होगा। अब एक्शन ऑफ O2 इधर ही समझ लो। एक्शन ऑफ O2, एक्शन विथ O2 बेसिकली कार्बन फैमिली है, जो कार्बन फैमिली है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऑक्सीजन -2, मतलब ये प्लस ये 2, मतलब ऑक्सीजन -2 होगा, तो बेसिकली 2:1 का रेशियो आ रहा है। अगर इसको क्रॉस करेंगे तो बेसिकली EO2 बनेगा। और इसी तरह अगर हम कार्बन फैमिली में देखें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगता है तो सेकंड बैलेंस कितनी शो करने लगता है 2, क्योंकि 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इनर्ट हो गए, तो बची 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, मतलब तो इधर इसका क्रॉस करेंगे तो क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? EO टाइप। तो बेसिकली बनने क्या वाले हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, काशी गए संत प्रभु। बेसिक कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। और काशी गए, सिलिकॉन और जर्मेनियम बेसिकली क्या होते हैं? ये काशी गए बेसिकली काशी गए, ये दोनों और ये दोनों बताओ सब। ये संत प्रभु, सुनो जनाबे वाली, सब पंजाबी उसमें लिखवाई थी पीरियोडिक टेबल में। क्या? अगर सुनो जनाबे वाली सब पंजाबी, मतलब ये एम्फोटेरिक नेचर शो करेंगे दोनों। कौन सा नेचर? एम्फोटेरिक। और बेसिकली ये दोनों एसिडिक नेचर के हैं, एसिडिक। ये बेसिकली कैसा नेचर शो करेंगे? एसिडिक। ये ऑक्साइड हो गए। अब हाइड्रोक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, संत प्रभु। तो बेसिकली ये तीनों इधर एसिडिक नेचर शो करेंगे, एसिडिक। और बेसिकली ये दोनों क्या करेंगे? एम्फोटेरिक नेचर शो करेंगे, एम्फोटेरिक नेचर शो करेंगे। इतनी बात चमक गई हो तो बताओ। फिर बढ़े हम एक्शन ऑफ हैलोजन की तरफ। ये स्लाइड तुमको चमकी होगी। अब हम बढ़ते हैं एक्शन ऑफ हैलोजन की तरफ। एक्शन ऑफ हैलोजन, तो बेसिकली एक्शन ऑफ हैलोजन में ग्रुप 14 +4 में रहेगा हैलोजन। बेसिकली हैलोजन फैमिली 1 दिखाता है, तो इसको क्रॉस करेंगे EX4। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा तो कार्बन फैमिली इधर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा +2 और हैलोजन -1, इसका क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा? EX2 टाइप कंपाउंड, ऐसे ही तो बनेगा। तो बेसिकली काशी गए संत, एग्जाम्पल काशी गए संत, मतलब इधर इनर्ट पेयर लगने लगा SN2 बेसिकली इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 क्लोरीन, काशी गए संत। sp3 इसकी ज्योमेट्री क्या आने वाली? sp3 नहीं sp2, टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल बाइप्राइमल, ट्राइगोनल बैंड शेप आएगा क्योंकि लोन पेयर रहेगा ना एक, बैंड शेप, या सिंपली बी शेप भी बोल सकते हो तुम इसको, बी शेप या बैंड शेप एक ही बात है। और अगर एक और एग्जांपल लिया जाए इधर, अगर कार्बन बेसिकली इनर्ट पेयर शो हो रहा था, इसलिए EX2 टाइप का कंपाउंड बन गया। कार्बन बेसिकली सबसे टॉप मोस्ट पे ऊपर है, तो ये तो इनर्ट पेयर शो करेगा नहीं,
तो कार्बन बेसिकली कार्बन क्या बनाएगा, CCl4 बनाएगा। मतलब इसकी जब हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाली है, sp3 4 सिग्मा बन रहे हैं ना, तो मतलब बेसिकली क्या है, टेट्राहेड्रल। ये बेसिकली क्या है, टेट्राहेड्रल। अब एक बात बताना इसमें, सभी टेट्राक्लोराइड, ऑल टेट्राक्लोराइड ऑफ ग्रुप 14, देखो मैं लिखवा ही दे रहा हूं, ऑल टेट्राक्लोराइड ऑफ ग्रुप 14 आर कोवेलेंट इन नेचर एक्सेप्ट, किस किस को छोड़ गए, कोवेलेंट इन नेचर एक्सेप्ट, इसको याद रख लेना, एक्सेप्ट किस किस को छोड़कर, संत प्रभु SnF4 संत प्रभु को छोड़ के क्या है बेसिकली। हाँ अब ये तो बताओ सर, ये तो मतलब नहीं कर रहे कोवेलेंट नेचर शो, क्यों नहीं कर रहे ये तो बताओ भाई, ऐसे कैसे। तो बेसिकली कोवेलेंट नेचर शो करने की हमने एक ट्रिक HCl पढ़ा था हमने, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन की वजह से पोलराइजिंग नेग्लिजिबल हो जाएगी, ड्यू टू लार्ज एनायन होना चाहिए, लेकिन क्या है स्मॉल, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एनायन। तो पोलराइजिंग पावर के क्या हो, पोलराइजिंग डू नॉट अकर, इसी वजह से ये कोवेलेंट नेचर शो नहीं करते हैं, पोलराइजेशन डू नॉट अकर। इतनी बात तुमको चमक गई होगी। अब बेसिकली लास्ट पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं हम। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तो देखो बेसिकली ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में, अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देख रहे हैं हम, तो सपोज दैट हैलाइड के केस में देख लें, हैलाइड के केस में ये देखेंगे तो CH4 काशी गए संत प्रभु। अब इसमें बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो बेसिकली +4 तो इधर स्टेबल रहेगा, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चले जाते जाओगे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगेगा। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है इधर, +4। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है या नहीं, डिक्रीज हो रही है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगता है मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है मैंने। तो इतनी बात चमक जानी चाहिए। अब देखो तुमको थोड़ी एक दो चीज़ें दूँ, तुमको उसके आंसर बताना। SiF + 2F-, इसका प्रोडक्ट बताओ। SiF4 SnCl4 2Cl-, इसका प्रोडक्ट बताओ। PbCl4 + 2Cl-, इसका प्रोडक्ट बताओ। SiCl6-2, इसके बारे में कमेंट करो, कमेंट करना है इसके बारे में। SiF6-2, इसके बारे में भी कमेंट करना है तुमको। और CCl4H2O, इसके बारे में कमेंट करना है। तो देखो बेसिकली इसके सब रीजन बताऊंगा, सब कुछ बता रहा हूँ अभी। SiF4 2F-, मतलब इधर बनेगा क्या बनेगा, SiF6-2, ये बन गया। SnCl2, देखो काशी, कार्बन के बाद सिलिकॉन आ रहा है,
और फ्लोरीन बेसिकली फ्लोरीन मतलब साइज सेम है। काशी गए संत क्लोरीन, काशी गए संत प्रभु, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देखो क्लोरीन किसके साथ है, संत इसके साथ, मतलब सही है। Cl6-2। Pb लेड, लेड किसके साथ है, बेसिकली Cl के साथ, Cl6-2। अब देखो सिल्क, अब मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी। काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देखो सिलिकॉन तो बेसिकली स्मॉल है, और बेसिकली क्लोरीन क्या है, क्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है, ये भी बड़ा है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि क्यों नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये कार्बन के बाद अभी ये साइज जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते जाओगे बढ़ते जाएगा, लेकिन सिलिकॉन का उतना बड़ा साइज नहीं है, डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं, क्योंकि क्लोरीन बेसिकली बड़ा है, क्लोरीन तो स्टेरिक रिपल्सन लगने लगेगा, डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगा। Si(F6-2), इसके बारे में कमेंट करो, बेसिकली ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं ये एग्जिस्ट करेगा। क्यों, सिलिकॉन और फ्लोरीन छोटा है, तो इसमें कोई रिपल्सन नहीं लगेगा, इसमें कोई रिपल्सन नहीं लगेगा। अब बेसिकली CCl4 की हाइड्रोलिसिस करवा रहा है, तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, डू नॉट अकर। इसका रीजन बताओ। ये बेसिकली ये वाला एनसीईआरटी टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है, यही नीट में पूछा जाएगा, यही चीज नीट में पूछी जाएगी, या फिर ये तो जेई में पूछ भी चुका है। तो डू नॉट, इधर हाइड्रोलिसिस डू नॉट अकर, हाइड्रोलिसिस वाटर से रिएक्शन होगी ही नहीं, हाइड्रोलिसिस डू नॉट अकर। इसका रीजन बताओ। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल इधर प्रेजेंट नहीं होता है बेसिकली, तो ये रीजन है। तो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। आई थिंक आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, तो चलो इधर ही समाप्त करते हैं, बाय।